वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बांग्लादेशी फिल्म ईशा मर्डर कर्माफल की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2022 से, जब ईशा नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड उससे कह रहा होता है फोन पे कि फाइनल एग्जाम कंप्लीट होते ही जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती ना, तब तक मैं ही तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। तुम्हें अलग से बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अब इस पे पहले तो ईशा कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो ईशा का बॉयफ्रेंड उसको समझाता है कि मैं तो प्यार से दे रहा हूँ ना। तब वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जैसे मेरी जॉब लग जाएगी ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी वापस। इसके बाद हम ईशा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में प्यार भरे पल कुछ देखते हैं और हमें समझ आ जाता है कि दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार है। अगले सीन में हम एक कातिल को देखते हैं जो कि एक बाइक से आता है। वो ईशा के घर में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से ईशा की जान ले लेता है। दोस्तों, ईशा के साथ ही वो उसके घर की चीजों के साथ भी छेड़छाड़ करता है। अब हम एक लेडी ऑफिसर फातिमा को देखते हैं जिसे अजीमपुर ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता अपने हस्बैंड और बेटी को दूसरे शहर में छोड़कर यहाँ अजीमपुर में ड्यूटी करने का, इसलिए वो अपनी बेटी को साथ लेकर ही अजीमपुर अपनी माँ के घर आ जाती है। यहाँ से फातिमा के पास्ट की कुछ डिस्टर्बिंग यादें भी जुड़ी हुई हैं। इसे याद करके ही फातिमा की रूह कांप जाती है दोस्तों, मगर ऊपर से ऑर्डर आया था तो इनकार नहीं कर पाती। अब फातिमा के आजिमपुर में ड्यूटी ज्वाइन करते ही एक अजीब सा केस सामने आता है। एक घर पे एक बंदा डिश का बिल लेने के लिए आता है, मगर रूम के नजदीक जाते ही उसे बड़ी ही गंदी बू आती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो उनसे भी ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। वो रूम फ्रेशनर मंगवाते हैं ताकि थोड़ा बदबू कम हो जाए। इसके बाद फातिमा आती है मौके की जांच करने के लिए। वहाँ पहले से मौजूद अपने जूनियर ऑफिसर से वो पूछती कि विक्टिम के घर पे कौन कौन है, उसका पता चला क्या। और तब वो बताता है कि विक्टिम भाड़े पे रहा करती थी। 1 साल पहले वो लैंडलॉर्ड अनिश की बेटी को ट्यूशन पढ़ाई करती थी और 1 महीने पहले वो यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और 1 हफ्ते से उसके घर पे ताला लटका हुआ था, इसलिए अनिश को लगा शायद वो अपने गाँव गई होगी। पुलिस फिर उस रूम का लॉक तोड़कर अंदर एंटर करती है, पर अंदर आग लगी होती है दोस्तों। घर धुआं से भरा होता है, इसलिए पहले आग बुझाई जाती है और फिर फातिमा जाती है अंदर अपने फेस को कवर करके। बॉडी तो बेड पे पड़ी होती है, पर वो अभी तक काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। सर तो पहले से मिसिंग था दोस्तों। तो फातिमा फोरेंसिक टीम से डीएनए सैंपल कलेक्ट करने को कहती है। एक ऑफिसर बॉडी को देखकर बताता है कि चेस्ट में तो 40 से 50 बार स्टैब किया गया है, पक्का ये किसी जानवर जैसे इंसान नहीं किया होगा। रूम में इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि 1-2 ऑफिसर को तो वोमिटिंग आ जाती है। तभी आता एक फोन। सारे पुलिस ऑफिसर्स अपना अपना फोन चेक करने लगते हैं, मगर फोन तो विक्टिम का बज रहा था, जो कि छोटा सा कीपैड वाला फोन था और वो चार्ज पे लगा हुआ था। पर फातिमा के वहां तक पहुंचते पहुंचते ही फोन हो जाता है कट और हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये विक्टिम कोई और नहीं बल्कि ईशा ही है। आज वो एग्जाम देने नहीं गई थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे कॉल कर रही थी। जब वो दोबारा कॉल करती है तो फातिमा फोन पिकअप करके बताती है कि मैं ईशा नहीं बोल रही, पर आपने ईशा का रूम तो देखा होगा, आप वहाँ पे आ जाइए। जब ईशा की दोनों फ्रेंड्स अंजुम और हबीबा उसके रूम के पास पहुंचती है तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि वहाँ तो मीडिया और पब्लिक की भीड़ है। और जब वो अंदर आकर ईशा की लाश देखती है ना, तो उनके पैरों तले जमीन साइड फूट फूट कर बेचारी रोने लगती और कहती है कि आखिर इस तरह बेरहमी से किसने मारा होगा। पुलिस अब इनसे ईशा के घर वालों का कांटेक्ट ले लेते हैं। इसके बाद फातिमा अपनी टीम को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि लैंडलॉर्ड को बुलाओ, थाने बुलाओ उसको और विक्टिम के कटे हुए सर की तलाश करो, हमें किसी भी हाल में किलर को पकड़ना ही होगा। वहीं जब ईशा की माँ, जो कि गांव में रहती है बेचारी, उन्हें जब अपनी बेटी की मौत का पता चलता है ना, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरी बेटी को इस तरह से मारने वाला आखिर कौन होगा और उससे मेरी बेटी की क्या दुश्मनी रही होगी। अब विक्टिम का घर जहाँ पे होता है ना, उसके आसपास के सारे जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया जाता है, पर वो कहीं मिलती नहीं, मतलब उसका सर कहीं नहीं मिलता। इसके बाद फातिमा पुलिस स्टेशन बुलाकर विक्टिम के लैंडलॉर्ड से पूछताछ करती है। लैंडलॉर्ड ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और उसने ईशा को ऊपर का फ्लोर किराए पे देके रखा हुआ था। अब लैंडलॉर्ड अनिश की वाइफ बताती है कि 1 हफ्ते पहले तो रात में मुझे कुछ अजीब सा लगा ही था। मेरे बेड के दूसरे साइड पे मेरे हस्बैंड नहीं थे और ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी, पर जब मैंने अपने हस्बैंड को खोजने की कोशिश करी तो वो मुझे घर पर ही मिल गए थे, मगर घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले मैंने अपने घर का दरवाजा, मतलब जो मेन दरवाजा था, वो बंद करके रखा हुआ था। पूछने पर भी उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों पुलिस उस लेडी के हस्बैंड अनिश से पूछताछ करती है और तब अनिश एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं उस दिन ईशा के रूम में गया था। मेरे फ्रिज में कुछ बिरयानी पड़ी थी तो उसे देने के बहाने में गया था, वो भी अपनी वाइफ के सोने के बाद। उस वक्त ईशा नाइट सूट में थी और काफी हॉट लग रही थी, जिससे मेरा कंट्रोल खो गया और मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मगर तभी मुझे मेरी वाइफ के चिल्लाने की आवाज आई तो मैं फौरन नीचे चला आया। पुलिस स्टेशन में अनिश रोते रोते ये सारी बातें बता रहा होता है। वो कहता है जो सच्चाई थी मैंने बता दी और यकीन कीजिए मैंने खून नहीं किया। फातिमा अब अपने जूनियर समीम से कहती है अनिश की डीएनए टेस्टिंग करवाओ, क्योंकि विक्टिम की बॉडी से 2 लोगों का डीएनए मिला है। इसके बाद विक्टिम के एरिया के लोगों से पूछताछ की जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पिछले हफ्ते जब मैं पहरा दे रहा था तो देर रात मैंने एक बाइक को देखा जो कि बहुत ही तेजी में जा रहा था। उसकी एक थैली गिर गई थी बाइक वाले की। मैंने आवाज भी दी पर उसने पलट कर देखा ही नहीं। उस थैली में दोस्तों पुलिस को एक चाबी, एक आरी और एक लोहे का कोई औजार दिखता है। फातिमा जब हैंड ग्लव्स पहनकर उस चाबी को विक्टिम के ताले पे लगाती है तो देखती है कि लॉक तो खुल गया, ताले पे फिंगरप्रिंट भी होता है।
फिर जब फातिमा फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलती है तो पता चलता है कि कातिल का सर्जिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने चेस्ट में जो 49 बार वार किया वो बिल्कुल हार्ट पे किया है। साथ ही उसके गर्दन को भी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काटा गया है। जिस पे फातिमा कहती है कि इसका मतलब यह है कि खूनी एक डॉक्टर है। तो वो फॉरेंसिक वाला कहता है कि हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे तो लोग रॉकेट बनाना भी सीख लेते हैं, तो ये छोटी नॉलेज तो बहुत ही छोटी बात है। और तब ईशा की लाइफ के बारे में जानने के लिए फातिमा जाती है उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड अंजुम और हबीबा से मिलने। वो पहले तो बताती हैं कि हम तीनों की कितनी गहरी दोस्ती थी वगैरह वगैरह। इसके बाद सीन होता है पास्ट में शिफ्ट, और दोस्तों हम देखते हैं कि ये तीनों सच में बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इनकी मुलाकात हुई थी इनके कॉलेज में। ईशा तो तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उसके पीछे काफी लड़के लगे रहते थे, मगर उसने प्रपोजल किसी का भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर काफी टाइम के बाद उसने किया एक प्रपोजल एक्सेप्ट। उसका नाम था तापस। तापस एक बैंकर था। इसके अलावा तापस की एक फैमिली शॉप भी थी। अब शुरू में तो बस ये दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश किया करते थे। फिर बातें शुरू हुई और इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। मगर नासिर नाम का एक लड़का भी था जो कि ईशा को बहुत ही चाहता था, पर वो रोड साइड रोमियो टाइप का था, इसलिए ईशा नासिर को भाव नहीं देती थी। हालांकि नासिर ने कई बार ईशा से बातचीत करने की कोशिश की थी, मगर ईशा ने उसको फुल इग्नोर कर दिया। अब एक दिन तो पीछे पड़ जाता है। वो जबरदस्ती ईशा का हाथ पकड़ने लग जाता है रोड में ही, जिससे नाराज होकर ईशा उसको थप्पड़ लगा देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा होता है। और तब अंजुम और हबीबा दोनों मिलकर नासिर को पीट कर चप्पल से साइड कर देती हैं। इस घटना के बाद भी नासिर हार नहीं मानता। वो अक्सर अपनी बाइक से ईशा का पीछा किया करता था कि कभी तो हाँ बोलेगी। अब आगे हमें पता चलता है कि ईशा के डैड, जो कि गांव में रहते हैं, उन्हें लंग कैंसर था। इसके अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी ईशा की। ईशा अपना वही ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना खर्चा निकालती थी और घर पे कुछ पैसे वगैरह भिजवा देती थी ताकि घर का खर्चा भी हो जाए। और जब अनिश को ईशा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो उसने एक दिन बड़े प्यार से कहा कि तुम मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हो, क्यों ना तुम हमारे ऊपर वाले माले में शिफ्ट हो जाओ। और देखो, तुम्हें किराए की चिंता करने की जरूरत नहीं है, साथ ही हमारे ऊपर वाले माले में सारा कुछ है, यानी फर्नीचर वगैरह सब है, चिंता करने की बात नहीं है, बस तुम आ जाओ, हमारे साथ एक फैमिली मेंबर की तरह रहो बस। फिर वो उसे कुछ पैसे भी देता है जो ईशा लेने से इनकार कर देती है। और तब वो कहने लग जाता है कि अरे पगली रख ले, तुम्हारी मदद करके दिल को आराम पहुंचता है। तभी अनिश की वाइफ, जो कि मार्केट गई हुई थी, वो आ जाती है और अनिश वो पैसे छिपा लेता है, हाँ, और बात बदल लेता है वहीं पे। और तब वो उसको उसी टाइम यहाँ शिफ्ट होने के लिए कह देता है, मतलब बात पलट देता है। उसके बाद अनिश की वाइफ भी ईशा से कहती है, हाँ यहीं रह लो, यहाँ से तुम्हारा कॉलेज भी सामने पड़ेगा और सब कुछ बढ़िया है। मगर फिर भी दोस्तों ईशा इनकार कर देती है। और फिर एक दिन की बात है, जब ईशा तापस के साथ पार्क में घूम रही होती है तो वहाँ पे अचानक से वही नासिर आ जाता है और तापस के साथ मारपीट करने लगता है। तब वो कहता है ईशा से कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। और ईशा बेचारी रोने लग जाती है। वो किसी तरह से आसपास के लोगों से हेल्प मांगती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। और नासिर भी रोता रह जाता है दोस्तों, पता नहीं किस तरह का आशिक है। अब कुछ दिनों के बाद ईशा को पता चलता है कि तापस को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि जिस शॉप को उसने अपना फैमिली बिजनेस बताया था वहाँ पे तापस एज ए स्टाफ काम किया करता था। और शॉप ओनर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया था कि मेरे स्टाफ ने 20 से 25 हजार की चोरी की है। यानी बैंक में जॉब करना, फैमिली बिजनेस होना, ये सब तो सिर्फ एक चाल थी तापस की, ताकि वो ईशा के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तापस के कहने पे ईशा ने ट्यूशन वगैरह पढ़ाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि तापस ने वादा किया था यार कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन अब तो वो गया पुलिस के चक्कर में और ईशा अब ना घर की ना घाट की। जल्दी उसे हॉस्टल से भी निकाल दिया गया, क्योंकि टाइम पे फी जमा नहीं हो पाई थी। साथ ही वो अपने घर पे भी पैसे नहीं भेज पा रही थी, इसीलिए उसे मजबूरी में जाना पड़ता है अनिश के उसी ऊपर वाले माले में। वहाँ वो फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है, साथ ही वहीं पे शिफ्ट भी हो जाती है। दोस्तों प्रेजेंट में ये सारी बातें जानने के बाद फातिमा अपने जूनियर समीम को भेजती है नासिर के पास। नासिर बाइक रिपेयर करने का काम करता था, इसलिए समीम बाइक की प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाता है। मगर दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इसलिए नासिर बाइक की टेस्टिंग का बहाना करके समीम की बाइक से ही वहाँ से हो जाता है फरार। कुछ दूर तक तो समीम नासिर का पीछा करके दौड़ते हुए आता है, मगर फिर उसकी टीम आ जाती है गाड़ी लेकर। उसी में बैठकर वो फिर जाता है नासिर के पीछे और काफी देर तक पीछा करने के बाद नासिर गिर जाता है बाइक से। तब होते हैं पुलिस वाले उसे पकड़ने में कामयाब। इसके बाद उसकी पहले बुरी तरह पिटाई की जाती है और पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने ईशा को क्यों मारा, उसका सर कहाँ फेंका है काट कर। तो वो तो सिर्फ यही कहता है कि हंसते हुए दोस्तों वो भी, कि ये तो कोई नहीं जानता। और तब उसकी और पिटाई की जाती है, मगर फिर भी वो मुंह नहीं खोलता। ईशा के घर के ताले पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो नासिर के फिंगरप्रिंट से मैच कर जाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उसकी और पिटाई करते हैं, इतना मारते हैं कि क्या बताएं। तब वो बताता है कि उस रात वैलेंटाइंस डे था, मैंने काफी शराब पी के रखी हुई थी, मैं ईशा को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए उसके घर पे गया था। मगर मैंने वहां देखा उसी तापस को, जो कि जेल से छूट गया था। उसे देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब मैं बाजार गया और एक ताला खरीद लाया, उसे ही मैंने बाहर से लगा दिया था, ये सोचकर कि अब ये बाहर निकलने के लिए परेशान होंगे। इसके बाद मैं चला गया था, बस मैं उनको तंग करना चाह रहा था। कि जाने के बाद फातिमा अपनी टीम से कहती है, आज तो काफी रात हो गई है, लेकिन कल हम तापस को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करेंगे। मगर अगले दिन दोस्तों एसपी ये केस सौंप देता है
डीबी ऑफिसर रयान को, जो फातिमा से पहले तापस को अपनी कस्टडी में ले लेता है। और जब तापस रयान के पास मोटा सा डंडा देखता है तो मार खाने के डर से सारी सच्चाई बक देता है वो। और आइए दोस्तों देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। जेल से रिहा होने के कुछ दिनों के बाद 14 फरवरी को तापस मिलने जाता है ईशा से उसके रूम पे। वहाँ वो उसे खुशखबरी देता है कि अब सच में मेरी बैंक में जॉब लगने वाली है। इस पे ईशा कहती है, ये खबर तो तुम मुझे कॉल करके भी दे सकते थे ना। और तापस कहता है कि जब से मैं जेल से रिहा हुआ हूँ तुमसे मिलना जुलना मैंने बंद कर दिया है। आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन हो रहा था। यही सब कहते कहते वो ईशा के करीब आ जाता है। ईशा उसको मना भी करती है कि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे काफी सारी पढ़ाई करनी है, मगर वो नहीं मानता। वो थोड़ा प्यार और थोड़ा जबरदस्ती करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना ही लेता है। और तभी उसे आवाज आती है दरवाजे पे दस्तक की, जो कि अनिश लैंडलॉर्ड की थी दोस्तों। उसके जाने के बाद तापस भी वहां से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद आता है नासिर, जो कि गुस्से में दरवाजे पे ताला मारकर बाहर से चला जाता है। अब तापस ने तो कबूल कर लिया था कि मैंने ईशा के साथ जबरदस्ती की, और ईशा के डीएनए रिपोर्ट से भी तापस का डीएनए मैच कर जाता है। बस इतना काफी था रयान के लिए केस क्लोज करने के लिए। तापस काफी गिड़गिड़ाता है कि मैंने ईशा का खून नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा। मगर कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। दूसरी ओर फातिमा के घर पे आता है एक गिफ्ट बॉक्स, जिसे उसकी मॉम रिसीव करती है। रात में फिर वो उसे फातिमा को देती है। फातिमा कहती है मैंने तो नहीं मंगवाया, पर जब वो खोल कर देखती है ना तो उसके अंदर से उसको एक केक मिलता है जिसपे लिखा था बी माई वैलेंटाइन। साथ ही आई लव यू का नोट भी होता है। और इसमें ना एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तब फातिमा को याद आता है कि इस तरह की स्मेल मुझे ईशा के घर में भी आई थी। साथ ही एक जला हुआ नोट भी दिखा था जिसपे आई लव यू लिखा हुआ था। केक भी रखा हुआ था जो जलने की वजह से डैमेज हो गया था। और ये सारी बातें दोबारा सोचने के बाद फातिमा अगले ही दिन सारी फाइल्स को चेक करती है, मतलब पुरानी फाइल्स को, कि क्या कभी पहले इस तरह का केस हुआ था कोई। तो उसे अर्चना नाम की एक लेडी के खून का पता चलता है, जो कि हुआ था 2017 में। साथ ही 2015 में जैस्मिन नाम की लेडी का भी खून हुआ था 14 फरवरी को ही। तब फातिमा उस केक की फोटो समीम को देकर इस एरिया के सारे केक शॉप पे भिजवाती है, ये पता करने के लिए कि केक कहाँ से खरीदा गया। पर कोई भी हाँ नहीं करता। फातिमा को लगता है कि जरूर ये केक घर पे ही बनाया गया होगा, किसी बेकरी में नहीं। मगर हाँ, केक के लिए इंग्रेडिएंट्स तो उसने मार्केट से खरीदे होंगे, इसलिए वो एरिया के उस शॉप पे जाती है जहाँ पे केक बनाने का सारा सामान मिलता है, और ज्यादातर लोग यहीं से खरीदते हैं। और फातिमा उस शॉपकीपर से पूछती है, आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी आया हाल फिलहाल में जिसका मेडिकल से कोई ताल्लुक हो? क्योंकि दोस्तों आई लव यू वाले नोट पे जो अजीब सी स्मेल आ रही थी वो किसी हॉस्पिटल या सर्जिकल रूम की थी। शॉपकीपर कहता है, हाँ महबूब भाई है ना। बस दोस्तों इतना सुनते ही फातिमा महबूब की सारी डिटेल्स लेकर उससे मिलने जाती है। इसके बाद फातिमा जाती है मोग में और वहाँ के लोगों से पूछती है महबूब के बारे में, जिससे पता चलता है कि महबूब नाम के यहाँ पे 2 स्टाफ है। एक तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है पूछताछ के लिए। मगर जो दूसरा महबूब है ना, वो गया होता है चाय पीने के लिए चाय की दुकान पे। तो वहाँ जाकर फातिमा पूछताछ करती है। चाय वाला कहता है कि महबूब तो अभी चाय पी कर गया है। इसके बाद इनको यहाँ मिल जाते हैं मॉग के डॉक्टर, जिन्होंने ईशा का पोस्टमार्टम भी किया था। उनसे ही फातिमा सारी बातें बताती है कि हम महबूब को ढूंढ रहे हैं। एक महबूब तो ये रहा जिसे हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया, पर दूसरा नहीं मिल रहा। और ये सारी बातें करते करते फातिमा एक बार डॉक्टर के आर्म पे अपना हाथ रख लेती है, और ये बात डॉक्टर को पसंद आ जाती है बिल्कुल। फातिमा के जाने के बाद ना ये डॉक्टर अपने आर्म्स को नोटिस करता है कि कैसे फातिमा ने उसको छुआ था, मतलब एकदम साइको की तरह अकेले अकेले खुश होता है। इसके बाद वो लगाता है फोन महबूब को, और महबूब को भी अभी तक पता चल गया था कि पुलिस मेरी तलाश में है, इसलिए उसका डर के मारे बुरा हाल था। मगर डॉक्टर उससे कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बैग में जो चीजें हैं एक काम करो, उसे तुम कहीं फेंक दो। वो ऐसा ही करता है। इसी रात एसपी फातिमा को बुलाते हैं। वहाँ रेयान भी मौजूद होता है, और उसने ना एसपी के कान भर दिए थे पहले ही। एसपी फातिमा से कहता है कि ये तो अभी तक सबको पता चल गया है कि तुम मॉग के कर्मचारी महबूब के पीछे पड़ी हुई हो, और तुम्हें पता है आज उसकी लाश पाई गई है जंगल से। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट कर सकती हो कि तुमने महबूब को अपना सस्पेक्ट किस बेस पे बनाया? पर वो सारी चीजें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती एसपी को। इसीलिए एसपी कहता है कि कल सुबह 10 बजे तुम्हारे टेबल पे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हें, और इस केस में अब टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। वहीं रेयान तो एसपी से कहता है कि सर आप मुझे सिर्फ 72 घंटे दीजिए, मैं पूरा केस सॉल्व कर दूंगा, ये मेरा वादा है। फातिमा का मूड ऑफ हो जाता है, वो चुपचाप अपने घर जा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे मैसेज करके एनिवर्सरी विश करता है। घर जाने पे उसकी माँ केक का एक पीस उसको देती है, जो कि फातिमा के हस्बैंड के भेजे हुए केक का ही एक टुकड़ा था। उसको देखते फातिमा को याद आता है कि ईशा के घर पे केक तो था ही, साथ ही अलग से एक केक का टुकड़ा भी था। ओह, तब ये बात वो अपनी पूरी टीम को बताती है।
अपने घर पे बुलाकर। साथ ही वो अपनी सस्पेंशन वाली बात भी बताती है, लेकिन तब उसकी टीम उसको हिम्मत देती है और कहती है कि सस्पेंशन ऑर्डर तो कल आपको मिलने वाला है ना, आप अभी तो ड्यूटी पे है ना, एक बार कोशिश करके देखिए। और तब फातिमा की टीम जाती है लैंडलॉर्ड अनिश के घर पे और वहाँ वो पूछताछ करते हैं केक के बारे में कि क्या आपने 14 फरवरी को ईशा को कोई केक का पीस भिजवाया था। तो अनिश की वाइफ बताती है उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे तो था, मेरा भाई आसिफ केक लाया था, मगर हमने ईशा को कोई केक नहीं भिजवाया। ये जानने के बाद दोस्तों आसिफ के घर जाया जाता है, जहाँ पुलिस वालों की मुलाकात होती है आसिफ के पिता रहमान से, जो पूछने पे बताते हैं कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है, मगर बेटा हमारे साथ नहीं रहता। जब उसका प्रोफेशन पूछा जाता है तो रहमान बताता है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर है। उसका एड्रेस भी वो दे देता है दोस्तों, और ये आसिफ कोई और नहीं बल्कि मौक का वही डॉक्टर था। फातिमा जाती है डॉक्टर आसिफ के घर पे, जहाँ पे आसिफ तो नहीं मिलता मगर केक बनाने का सामान और मेडिकल की सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही कई सारे स्केलेटन भी मिलते हैं। अब यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर आसिफ जब काफी यंग था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। उसके डैड रहमान को शादी करने पे अपने ससुराल से एक बेकरी मिली थी जिसमें ही वो काम करते थे, पर धंधा मंदा चल रहा था, इसलिए रहमान की वाइफ अपने हाथों से केक बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि जब मेरे डैड का भी धंधा मंदा चल रहा था तो मेरी मॉम अलग तरह के केक बना दिया करती थी, वही काम मैं भी कर रही हूँ, इसे खाकर देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। अगर बेकरी में इसको बेचेंगे तो थोड़ा आमदनी बढ़ेगी। मगर उसे खाते रहमान मुंह से उगल देता है, क्योंकि इनके घर में जो मेड काम करती थी ना जैस्मीन, उसका चल रहा था चक्कर रहमान से। इसलिए जैस्मीन नहीं चाहती थी कि रहमान के दिल में वापस अपनी वाइफ के लिए कोई जगह बने दिल में। इसलिए जैस्मीन ने केक में कोई चीज मिला दी चुपके से, लिक्विड वाली, जिससे केक का बिल्कुल मजा खराब हो गया, इसलिए उसने थूक दिया था वो। कुछ दिनों में दोस्तों आसिफ की नजर में भी उसके डैड का अफेयर आ जाता है और उसकी माँ तो घुट घुट कर काफी दिनों से रही थी, मगर उससे भी अब रहा नहीं जाता और वो खुद की जान दे देती है। जिसके बाद से ही आसिफ का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि वो अपनी मॉम के बहुत ही क्लोज था। अब उसकी नजर में उसकी मेड जैस्मीन बन जाती है विलन, इसीलिए एक दिन मौका पाकर वो बड़ी बेरहमी से जैस्मीन को मार देता है। और रही बात ईशा की दोस्तों, तो जब आसिफ अपनी बहन के घर गया था ना, तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई थी ईशा से और वो उसे बड़ी पसंद आ गई थी। उसने कई बार अपने दिल की बात सामने रखने की कोशिश भी की, मगर ईशा ने उसे भाव नहीं दिया था। 14 तारीख को यानी वैलेंटाइंस डे के दिन आसिफ की बहन की बेटी का बर्थडे भी उसी दिन था, इसीलिए वो केक लेकर वहां जाता है और एक पीस लेकर रात में वो जाता है ईशा के रूम में। वहां वो उसे केक का पीस देता है। इसके अलावा एक रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज भी करता है, पर वो इनकार कर देती है। साथ ही उसी वक्त तापस भी गेट नॉक करने लग जाता है और तब ईशा डर जाती है और आसिफ को छिपने जाने के लिए कह देती है, तो वो वहीं छिप जाता है और वहीं छिपे छिपे वो तापस और ईशा को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। फिर तापस के जाते ही अनिश आ जाता है और वो भी ईशा के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त अनिश की वाइफ की नींद टूट जाती है और वो आवाज लगाती है अनिश को, जिससे वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। और तभी बाहर से नासिर भी दोस्तों गेट को लॉक करके भाग जाता है। इसके बाद तो आसिफ बड़ी ही बेरहमी से ईशा का खून कर देता है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो मेरे सिवाय किसी और के साथ कैसे सो सकती है, और वो ईशा के दिल पे 49 बार अटैक करता है चाकू से। इसके बाद उसका सर काट कर अपने साथ लेके जाता है और पता है वो कहां से भागता है? वो घर की विंडो से बाहर निकल जाता है, क्योंकि दरवाजे पे तो नासिर ने बाहर से लॉक लगा दिया था। इसके बाद आसिफ घर आकर एक लिक्विड में ईशा का सर डाल देता है, जिससे उसका सारा मांस वगैरह जलकर उड़ जाता है और बच जाता है सिर्फ उसका खोपड़ी का कंकाल। यही रीजन था दोस्तों कि फातिमा के लाख खोजने के बाद भी किसी जंगल नाले वगैरह में कहीं भी ईशा का सर नहीं मिला। और अब सीन प्रेजेंट में होता है शिफ्ट। फातिमा अपनी टीम को भेज देती है शहर में नाकाबंदी करवाने के लिए, ताकि आसिफ शहर से भाग ना पाए। पर फातिमा कुछ देर और यहाँ पे रह जाती, इसलिए उसे अकेले में आसिफ के घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ पे बहुत सारा खून खराबा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसिफ यहीं पे रहकर अपने कामों को अंजाम दिया करता होगा। इसके बाद फातिमा छत के ऊपर भी जाकर एक बार चेक करती है कि कहीं आसिफ यहाँ तो छिपकर बैठा हुआ नहीं है। तो उसे पानी की टंकी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो कान लगाकर जब सुनने की कोशिश करती है तो अंदर से आसिफ एक चाकू से हमला कर देता है, जो फातिमा के हाथ में लग जाता है। इसके बाद वो पानी की टंकी से बाहर निकलकर फातिमा से फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे को जोरदार टक्कर देते हैं। फातिमा जब बेहोश होने जैसी हो जाती है ना, तो आसिफ उसे अपने सीक्रेट रूम में लेके जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहकर तो फातिमा मेरी कभी हो नहीं सकती, पर मरने के बाद उसके कंकाल पे सिर्फ मेरा हक होगा। पर वहाँ भी फातिमा हिम्मत करके खड़ी होती है और इन दोनों के बीच फिर से होती है फाइट। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। लास्ट में फातिमा से फाइट करते हुए आसिफ खुद उस बाथटब में गिर जाता है, जिसमें उसने कोई खतरनाक लिक्विड भर के रखा हुआ था फातिमा की बॉडी को जलाने के लिए, लेकिन उसकी खुद की बॉडी वहाँ पे गिर गई और इस तरह उसका भी खेल खत्म हो जाता है। उसने जिस तरह से बाकी लड़कियों को अपने साइको नेचर की वजह से तड़पा तड़पा कर मारा ना, वो खुद भी वैसे तड़प तड़प कर मर जाता है, जिससे ये केस तो सॉल्व हो जाता है कि ईशा का कत्ल तापस नहीं बल्कि साइको किलर आसिफ ने किया था। कुछ दिनों के बाद ईशा की फ्रेंड्स के साथ फातिमा जाती है ईशा के गाँव, जहाँ उसे पता चलता है कि ईशा की मौत की खबर सुनते ही उसकी माँ भी चल बसी। पीछे छूट गई है तो उसकी छोटी बहन और पिता। जब फातिमा उसके पिता से मिलने के लिए जाती है तो शॉक्ड दोस्तों
अब ईशा की फ्रेंड्स ईशा के पापा को बताती हैं कि यही वो ऑफिसर फातिमा है जिन्होंने ईशा को इंसाफ दिलाया। ये पहले आजिमपुर गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी। आप तो वहाँ के टीचर थे ना, तो आपने पढ़ाया इनको। पर एक दूसरे को देखते फातिमा और ईशा के पिता की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दरअसल ईशा के पिता, जो कि पहले टीचर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। उन्होंने फातिमा को टीचर्स डे के दिन रोक लिया था अपने कमरे में कुछ बात करने के लिए और उसके साथ जबरदस्ती करी थी। इससे पहले उन्होंने कई बार फातिमा को असॉल्ट करने की कोशिश करी। उस वक्त तो वो टीनेजर होने की वजह से फातिमा डर गई थी और कुछ कर नहीं पाई। मगर आज देखिए, नसीब का खेल, उस टीचर को लंग कैंसर हो गया है। उसकी जवान बेटी एक साइको का शिकार हो गई और वाइफ की भी मौत हो गई। अब उसके बाद उसकी छोटी बेटी बेसहारा होने वाली है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, अगर किसी के साथ कोई गलत करने का इरादा है तो अभी छोड़ दीजिए। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।